स्टूडेंट, हमारी इस वीडियो में जो लेसन हमारा चल रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेटा इस वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को डेमोक्रेसी की मेन फीचर्स के बारे में बताया। मैंने आप लोगों को कि भी डेमोक्रेसी को हम वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी और व्हाट इज़ द डायलेमा रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी। और फिर हमने देखा कि भी डेमोक्रेसी जो है वो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट है और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है ना। तो आज की वीडियो में इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम इस लेसन के 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, और एक हम देखेंगे कि अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, एंड थर्ड टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन। ध्यान से सुनिएगा, हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है आज से सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर पूछती है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। तो चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ कि डेमोक्रेसी, अभी तक हम इस लेसन में यही मान करके पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है ना। ये क्या है, ये एक अपने बाकी के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उसमें ये बेटर है। हमने देखा कि और हमने पाया भी कि हाँ भाई डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत अच्छी सरकार है। लास्ट वीडियो में हमने कंक्लूड किया था कि ये अपनी सपोर्ट जो है वो खुद जनरेट कर रही है ना, क्योंकि जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो अपने यहाँ डेमोक्रेसी को लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी है जहाँ पर जिन देशों के अंदर वो डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक फील्ड में डेमोक्रेसी ने क्या खोया, क्या पाया है और हम उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो देखो अगर इफ़ वी कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 ईयर्स, है ना, कि अगर हम पिछले 50 सालों के अंदर हम डेमोक्रेसी और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनका हम इकोनॉमिक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनकी ज़्यादा है और जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है। तो क्या हम इस बात के ऊपर हम डेमोक्रेसी को नेगलेक्ट कर दें, रिजेक्ट कर दें कि नहीं भी नहीं, डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत ही कम है ना। लेकिन हम देखें कि जो डिफरेंसेस जो है वो बहुत ही कम है। देखो कि मैंने यहाँ पर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो जितने भी ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइन है, जहाँ भी डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3.95% है, ठीक। और जो ऑल डिक्टेटोरियल रिजाइम है वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4.42% है। तो इसमें हम देखें कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। तो देखो जो, और यहाँ हम देखें कि जो पुअर कंट्रीज हैं जो डिक्टेटरशिप में है लेकिन गरीब देश हैं, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4.34% है, जबकि जो पुअर कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसीज के अंदर है वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4.28% है। तो ये तो देखो बिल्कुल ना के ही बराबर है। तो हमने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उनकी थोड़ी सी स्लाइटली हायर है इन कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या हम डेमोक्रेसी को ये कहें कि डेमोक्रेसी जो है एक बहुत अच्छी सरकार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कि जिनके ऊपर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है ना। केवल इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है या वहाँ पर डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है ना। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है। तो देखो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला नंबर 1 कि उस कंट्री का पॉपुलेशन साइज, है ना, कि भाई उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। ग्लोबल सिचुएशन, है ना, उस कंट्री की वर्ल्ड के अंदर हम देखें वो किस पोजीशन पर है। और दिस अलोन, और इन देखिए कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरे जो देश हैं वर्ल्ड के अंदर वो उस कंट्री को जो है वो किस तरीके से कॉपरेट करते हैं।
और लास्ट क्या है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। उस देश की जो सरकार है वो किन पॉलिसीज को फेवर करती है ना। देखो एक जमाने में, एक पीरियड में हम मान सकते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि भाई जापान जो है वो एक गरीबी देश था, लेकिन उसने अपने यहाँ पर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत पैसा, उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। और आज के टाइम में हम देखें कि भाई जापान जो है वो एक डेवलप कंट्री है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये 4 जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट क्या होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ अकम्पैनिड बाय इंक्रीज इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल। अब ये हमारा जो है देखो अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है कि भाई क्या डेमोक्रेसी जो है अपने देश के अंदर, जहाँ भी डेमोक्रेसीज है, कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता जो है, क्या उसको रिड्यूस करने में सक्सेस हुई है। अब यहाँ पर देखिए हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या वो सक्सेसफुल रही हैं। क्या डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है वो इक्वली है या नहीं है ना। तो यहाँ देखिए कि डेमोक्रेसी जो है दे आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। भैया पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? राजनीतिक समानता। अब ये क्या है पॉलिटिकल इक्वालिटी? कि भाई हर व्यक्ति को इक्वल बेसिस पर हैज द राइट टू वोट, हैज द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, और ईच वोट हैज द सेम वैल्यू। सारी बातें सब बराबर हैं, कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, सभी की वोट इक्वल है। तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है ना। तो डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होती है। तो पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग, है ना। हम राजनीति में, पॉलिटिक्स के अंदर हम इक्वलिटी लाने के चक्कर में डेमोक्रेसी क्या कर रही है कि वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना। जैसे जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी स्टैब्लिश होती जा रही है वैसे वैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसके साथ साथ वो भी इंक्रीज हो रही है। उसका रिजल्ट क्या है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, यानी एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है पॉपुलेशन का, वो तो बहुत हाईली रिच होता चला जा रहा है ना, बहुत अमीर होता चला जा रहा है, इंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, बट नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, कि उनका जो नेशनल इनकम के अंदर जो शेयर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन दोज एट द बॉटम द सोसाइटी, अब जो सोसाइटी में बहुत बॉटम पे है, जो नीचे तबके के लोग हैं, तो देखो दे आर वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, उनके पास में कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। तो देखो देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, उनकी जो इनकम है वो कम होती जा रही है, कम हो रही है। देखो यहाँ पर हम देखें, जैसे देखें शेयर ऑफ नेशनल इनकम का, मैंने आपको 4 कंट्री का आपकी बुक में ही ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए कि साउथ अफ्रीका, यहाँ पे जो टॉप 20% जो पीपल हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी टोटल इनकम का 64.8% ये इनके अंडर में आ रहा है ना। और जो बॉटम के जो 20% है दे ओनली 2.9%। उसी तरीके से हम देखें ब्राजील के अंदर, यहाँ भी जो टॉप 20 है उनके पास में नेशनल इनकम का जो शेयर कितना हो रहा है 63.0%, और जो टॉप बॉटम में दे ओनली 2.6%। तो ये कितना ह्यूज इनइक्वालिटी है अमंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड द गुड्स। तो देखिए यहाँ पर तो पुअर जो है कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर, हमारे देश में जो वोटर्स टर्नआउट में हम देखते हैं तो मेनली यही लोग हैं जो अपनी वोटर्स जो है वो वोट डालने के लिए जाते हैं। तो जो पुअर है दे कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स, लेकिन इतनी वोट देते हैं, ये चाहते हैं कि भी हम सरकार बनाएंगे, हमारी वोट से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और ऐसा मानते भी हैं लोग। बट नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट, कोई भी पार्टी जो है उनकी वोट को खोना नहीं चाहती। तो वो क्या करते हैं कि भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्या मतलब है
इलेक्शंस हुए हैं, जनता ने वोट दी है और जनता की वोट पर उनको मेजॉरिटी मिली है, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, ठीक है। तो ये लोग जो है डू नॉट अपीयर टू बी आस्किंग टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। तो जिन लोगों की वोट लेकर के वो लोग पावर में आए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, लेकिन वो उनकी पॉवर्टी के क्वेश्चन को रेज ही करना नहीं चाहते हैं, है ना। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि वो उनकी पार्टी उनकी वोट को खोना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो इन बांग्लादेश में हम देखें मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है लिव्स इन पॉवर्टी। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है। लेकिन इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे कोई भी सरकार जो है उनकी पॉवर्टी के क्वेश्चंस को उठाती नहीं है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने इस वीडियो में हमने क्या क्या अभी तक हमने इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा कि क्या डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कैसी हो रही है। हमने पाया कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है, कंपेयर किया हमने नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से। लेकिन हमने फिर बाद में ये कंक्लूड किया इस टॉपिक के अंदर कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 4 फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करती है, ना कि इन चीज़ों के ऊपर कि वेदर द कंट्री डेमोक्रेसी और नॉट। फिर हमने देखा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी हमारी जो गवर्नमेंट है क्योंकि वो डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही है उसे रिड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस है ना डेमोक्रेसी जो है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। हमने ग्राफ के थ्रू हमने देखा कि 20% जो है वो कितना मेजर जो शेयर है टोटल इनकम का वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और जो बॉटम में जो है वो बेचारे केवल जो 20% पीपल जो है वो 2.9 पर ही साउथ अफ्रीका में, और ब्राजील के अंदर 2.6% पे ही हैं। अब हम आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं कि क्या डेमोक्रेसी जो है वो अपने यहाँ सोशल डाइवर्सिटी को वो कैसे अकोमोडेट करती है। हाँ, तो देखिए अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे सोशल डाइवर्सिटी उसको अकोमोडेट करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी अपने देश के अंदर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनको अकोमोडेट करके एक हार्मोनियस लाइफ जो है या हार्मोनियस एटमॉस्फेयर जो वो क्रिएट करती है? तो हम कहेंगे यस, हाँ करती है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बेल्जियम के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं, है ना। कि भाई यहाँ पे इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन। भाई फेयर एक्सपेक्टेशन क्यों कहा है? क्योंकि वो हमारी अपनी सरकार है। अगर हम किसी से ये उम्मीद करते हैं डेमोक्रेसी से कि सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करेगी, तो ये हमारी उम्मीद जो है वो एक सही है। फेयर एक्सपेक्टेशन से डेमोक्रेसी से कि भाई डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हार्मोनियस सोशल लाइफ, है ना। कि डेमोक्रेसी अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है? जो डिफरेंट सोशल डिवीजन्स होते हैं उनको अकोमोडेट करती है। आपने बेल्जियम में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप थे, जो डच थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे, उन लोगों के साथ में उन्होंने जो था अकोमोडेट किया था, है ना। तो देखो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक मॉडल जो है वर्ल्ड को दिया था। अपने यहाँ के जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे, जो लैंग्वेज रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर है तो वहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होंगे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, है ना। आपने इसमें पावर शेयरिंग वाले में प्रूडेंशियल रीजन आपने पढ़ा ही था। तो वहाँ हम क्या बताएंगे कि ये तो है ही, है पॉसिबल है ही कि वहाँ पर हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सोशल डिवीजन्स होंगे, लेकिन उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ये इसका बेस्ट सूटेड आउटकम है कि वो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उन्हें निगोशिएशंस के थ्रू जो है, बातचीत के थ्रू जो है, उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर देती है ना, आराम से। तो वहाँ पे टेंशन्स वाली जो पोजीशन है वो नहीं आती है, ठीक है। अब आप मुझसे एक बात पूछ सकते हो कि भाई मैडम श्रीलंका के अंदर भी डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, है ना।
तो उसे मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगी कि भाई डेमोक्रेसी मेजॉरिटी का तो रूल है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी को किन किन बातों को रूल करते समय अपने माइंड में रखना चाहिए, है ना। तो देखो डेमोक्रेसी जो है तो इस तरीके से यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर, एक प्रोसीजर, एक मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो डेवलप करती है और टू कंडक्ट देयर कंपटीशन, कि उनके बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत पीसफुली सेटल हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो, है ना। और बातचीत की जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। आपने देखा कि बेल्जियम की सरकार ने दे हैव अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, है ना। तो यहाँ भी तो डेमोक्रेसी सभी जगह अपने जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन, जब उनसे बातचीत की जाती है, निगोशिएशंस किए जाते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं, तो देखो क्या होता है, टेंशन जो होती है वो खत्म हो जाती है और बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट, तो यहाँ पे वो सिचुएशन जो वो टेंस होने से बच जाती है। तो ये डेमोक्रेसी का बेस्ट जो है वो आउटकम है। अब देखिए कि लेकिन एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ से इस पूरे केस से हमने जो है पढ़ने के बाद में हमने व्हाट वी कंक्लूडेड, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि डेमोक्रेसी जो है, जो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं, जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो देखो ये उनको सेटल करने का डेमोक्रेसी जो है एक प्लस पॉइंट है। और कोई जो है डिक्टेटरशिप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे वो तो उनकी जो है भाई किसी की नहीं सुनेंगे, वो तो जैसा सोचे कि गवर्नमेंट वो अपना डिसीजन ले लेगी, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप। अब हमें ये भी देखना है ना, ये बात भी हमें माइंड में रखनी है कि भाई कोई भी सोसाइटी हो, मैं अभी तक आपसे ये कह रही हूँ कि जो डेमोक्रेसी जो होती है तो ये अपने देश के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व करती है, उनको अकोमोडेट करती है। लेकिन आप अपने देश में देखो, आप अक्सर सुनते रहते हो कभी ना कभी किसी ना सोशल समुदाय को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, वो अपने क्वेश्चन रेज करते रहते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो परमानेंटली जो है हमेशा के लिए जो सोशल डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर सकती। तो फिर क्या करती है, तो देखो वी कैन सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस, है ना। हम लोग जो है उन डिफरेंसेस की रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं कि भाई हम सब हैं, इसी हमारा सबका देश है, हम सबके रिसोर्सेज है और हम सबको मिलजुल करके यहाँ पर देश के अंदर रहना है। तो ये चीज़ हम लोग सीख जाते हैं। और ये कौन सिखा रहा है, ये हमें डेमोक्रेसी सिखा रही है, डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है, क्योंकि वो सबकी सुनती है ना, सबको साथ लेकर चलती है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, है ना। तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम जो होते हैं, अब इसके हम कंट्रास्ट में हम जाके देखें कि भाई जहाँ पे जो नॉन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटर है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, दे ऑफन टर्न ए ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। वो अपनी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं वो सबको साथ में लेके नहीं चलते हैं, वो तो केवल एक ग्रुप को ही है ना को प्रेफरेंस देते हैं और बाकी सबको वो टॉर्चर करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखो कि अब ये तो हो गया कि भाई क्या डेमोक्रेसी जो है वो लीड टू पीसफुल हार्मोनियस लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे कि व्हाट, ये बेटा ये जो लाइन है ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में जस्टिफाई करने के लिए आती है ना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट, इज एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज ए प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम, ठीक है। तो आप इसको ऊपर से आप बेल्जियम का एग्जांपल दे करके और फिर ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, है ना। देखो यहाँ पे कि वो कंडीशंस क्या है। अगर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये केवल वोटर प्रेफरेंसेस पे आप इसको मान के चलिए कि भाई जिसको ज़्यादा वोट मिली है वो मेजॉरिटी में है डेमोक्रेसी के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक रिलीजन को, एक लैंग्वेज को, एक रेस को, है ना,
मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर कि जो वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिसमें भाई डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है ना। यानी अगर आप मेजॉरिटी में हैं, आप रूल कर रहे हैं, तो आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी, है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, कि अगर आप आज मेजॉरिटी में हैं तो आप अपनी मर्जी से जो चाहे आप रूल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है ना। डेमोक्रेसी जो है वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट द रूल ऑफ सिंपली रूल ऑफ मेजॉरिटी। तो फिर ये क्या है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है, जो मेजॉरिटी में जो रूल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो है, ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। उसे हमेशा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको साथ में लेकर चलना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है ना। अगर यहाँ पर उनसे जो है भाई अगर वो साथ में नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से रूल अगर करने लगेंगे, तो उनकी पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी मर्जी से रूल नहीं कर सकती, मेजॉरिटी और को माइनॉरिटी को साथ में लेकर के रूल करना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, है ना। तो उसमें जब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को साथ में लेकर के रूल कर रही है, तो वो ये शो कर सकती है कि एक जनरल व्यू क्या है, आम जनता क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रूल कर रही है। फिर एक चीज़ और चीज़ है कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है ओपिनियंस है ही तो, है ना, आर नॉट परमानेंट। भाई आज जो मेजॉरिटी में है वो कल को हो सकता है माइनॉरिटी में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। और जो माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी में आ सकते हैं, जो अक्सर चेंज होती ही रहती हैं, तो ये परमानेंट ओपिनियन नहीं है। तो इसलिए तो देखो मेजॉरिटी माइनॉरिटी ओपिनियन परमानेंट नहीं है। तो जो डेमोक्रेसी आज मेजॉरिटी में है, गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, उसे ये बात अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, है ना। हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम कल को जा भी सकते हैं। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी एक परमानेंट ओपिनियन नहीं है। फिर इट इज आल्सो नेसेसरी, अब यहाँ एक चीज और है कि रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जो है हम केवल एक वोटिंग रेफरेंस से हम ले सकते हैं कि भाई इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे इसलिए ये पावर में आ गए हैं, ये रूल कर रहे हैं, सरकार इनकी बन रही है ना। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि इनकेस की उनका जो डिसीजन है कि वो रेस में, लिंग्विस्टिक में, रिलीजन में उन्हीं का ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी में है। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और डिफरेंट पर्सन, मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि भाई हर डिसीजन में, है ना, और यहाँ पर डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट ग्रुप जो है मे और कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। अलग अलग ग्रुप को जो है अपनी अलग अलग डिसीजन में अपने को मेजॉरिटी में आने का मौका मिलता रहे, हर किसी को कभी ना कभी जो है मेजॉरिटी में आने का मौका मिले। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी है, कब तक, ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन, हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को हैज ए चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी, उसे मेजॉरिटी में आने का मौका मिले सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी ना किसी समय। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि भी डेमोक्रेसी जो लीड टू पीसफुल हार्मोनियस लाइफ। तो हाउ टू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल हार्मोनियस लाइफ, यहाँ पर हम लोग जो है भाई ये डेमोक्रेसी का डिफरेंट सोशल ग्रुप, और एक आप जो है इसमें बेल्जियम का एग्जाम्पल दे करके आप उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी जो है अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम। चलिए अब हम इसका अपने लेसन का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि भी डेमोक्रेसी जो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, कि भी डेमोक्रेसी अपने नागरिकों की डिग्निटी, उनकी गरिमा और फ्रीडम, उनको आज़ादी देती है, मेंटेन करती है। तो देखते हैं क्या इसमें डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेस रही है।
तो डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी जो है भाई अपने देश के अंदर अपने नागरिकों को आज़ादी देने में, उन अधिकार देने में, फ्रीडम देने में और उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने में काफ़ी सक्सेस रही है। कि द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, देखो सभी लोगों का होता है कि भाई हमें इज्जत भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और फ्रीडम भी चाहिए। तो ये जो है बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बेसिस है। तो डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस, है ना, कि वर्ल्ड में कहीं पर भी डेमोक्रेटिक सेटअप हो, कहीं पर भी डेमोक्रेसी हो, तो उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि भी हमें अपने देश के नागरिकों को अधिकार भी देने होंगे, उन्हें फ्रीडम भी देनी होगी और उन्हें सम्मान भी देना होगा, है ना। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम अधिकार और सम्मान की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए अब दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसी, है ना। क्या कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ को हर डेमोक्रेटिक कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें अपने सिटीजन्स को फ्रीडम, उनको रेस्पेक्ट देनी होगी और अलग अलग डेमोक्रेसी ने इस चीज़ को भाई देना भी शुरू किया है। लेकिन ये जो डिग्री ऑफ जो है इनकी रेस्पेक्ट की या फ्रीडम की, ये वेरी करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। किसी देश ने अपने नागरिकों को, डेमोक्रेसी है वहाँ भी, तो कुछ ज़्यादा अधिकार दिए हैं, कहीं पे कुछ कम अधिकार लेकिन दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर तो दिस हैज बीन अचीव वेरियस डिग्री वेरियस डेमोक्रेसी for society which have been built for long on the basis of subordination, कि भाई वो ऐसे देश जिन्होंने या तो दूसरे देशों के ऊपर रूल किया है या जो दूसरों के अधीन रहे हों, है ना, दूसरों के अंडर में रहे हों, तो उनके लिए ये जो चीज़ जो है एक आसान चीज़ नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ऑल और इक्वल, कि सभी बराबर हैं ऐसे कंट्रीज के लिए। तो इट इज नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, है ना, कि लोगों के लिए जिन्होंने दूसरों को अपने सबऑर्डिनेशन में किया हो उनके लिए ये चीज़ मानना कि सभी इक्वल हैं, तो ये अपने आप में मतलब बहुत आसान चीज़ नहीं है, इजी नहीं है। तो यहाँ हम देखें, अब देखिए कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग एक तो वुमेन के बारे में और एक जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके दो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वुमेन्स के बारे में पढ़ते हैं कि वुमेन को किस तरीके से उनको रेस्पेक्ट, उनको फ्रीडम जो है वो दी गई है। तो देखो कि अब यहाँ पर कि हमारा जो मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, है ना, कि भाई हमारा जो समाज था वहाँ पे क्या था कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हुआ करती थी। फिर बाद में धीरे धीरे आपने इसको जेंडर कास्ट रिलीजन में आपने पढ़ा भी था कि भाई फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए थे और वुमेन ने इक्वल स्टेटस के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उन्होंने जगह जगह एजिटेशन स्टार्ट किए थे, जो हमने पढ़ा था फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाए थे। तो देखो वुमेन ने तो मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर मेल डोमिनेटेड, तो लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन, जब औरतों ने स्ट्रगल किया तो दे हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे द रेस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ सामने आई कि भाई हमें सोसाइटी के अंदर वुमेन को जो है इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें देनी होंगी। तो यहाँ दैट, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। तो फिर इसका मीनिंग क्या है कि देखो जब अब उन्हें ये एक प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज कि ऑल आर इक्वल, जब ये बात हमारे जो हो गई है कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स जो है वो दिए गए हैं, इक्वलिटी का दर्जा, स्टेटस जो वुमेन को सोसाइटी में दिया गया है, अब अगर किसी वजह से, किसी गवर्नमेंट के लॉ से, किसी के पर्सन के, किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी के एक्ट से अगर उनको डिमिनिश किया जाता है तो अब कानून उनको फेवर कर रहा है, तो वो उस पर्सन, उस अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट कर सकती हैं, है ना, केवल ये मीनिंग है यहाँ पर। तो बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज, जब ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हो गया क्या, तो देखो इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल। पहले था
पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन अब वो चीज़ अब कानून उनके लिए बन गया है, और अगर उनके साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो देखिए वो जो है लीगली मॉरली तो वो जो है उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में जा सकती हैं। सेम केस हमारा अप्लाई होता है कास्ट इनइक्वालिटी को लेकर के। देखो, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर जो जैसे एससी हैं, एसटी हैं, तो उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार जो है बहुत प्रयास किया गया है, कर रही है ना, उनको इक्वल स्टेटस पर लाने के लिए। तो देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, लेकिन अभी भी हमें कास्ट को लेकर के इनइक्वालिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो हमें अभी भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। 100% तो कहीं से कोई बुराई कभी एलिमिनेट होती ही नहीं है ना। तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी हमें आज भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसका कोई मॉरल बेस नहीं है, ना कोई लीगल बेस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्लेंट आर ट्रीटेड एज टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए क्या कि डेमोक्रेसी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी कर भी रही है और कुछ केसेस में वो फेल भी हो रही है, लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, है ना। तो क्या ये शिकायत करना जो है, क्या हम उसके बिहाफ पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें कि भाई डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है? यहाँ पर ये लाइन क्या कह रही है कि भाई ये भी एक उसका टेस्ट है। कंप्लेंट जो है आर ट्रीटेड एज द टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि भाई अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी को की सक्सेस को शो कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने एक इस तरीके का सेटअप तो क्रिएट किया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तो क्रिएट किया, लोगों को फ्रीडम तो उन्होंने इतनी प्रोवाइड करी कि जो उनके पावर होल्डर्स हैं उनको वो एग्जामिन कर सके कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, है ना, लोगों को। तो देखो यहाँ पर कंप्लेंट इसलिए कहा गया है कि कंप्लेंट जो है are treated as a testimony to the success of democracy. Expectations from democracy also function as the criteria for judging and democratic country. कि अगर हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो भाई आप लाइफ में एक्सपेक्ट उसी आदमी से उसी चीज़ से करोगे जहाँ से आपको कुछ मिलने की उम्मीद है ना। तो एक्सपेक्टेशन जो है डेमोक्रेसी से, ये भी एक तरीके का डेमोक्रेसी को जज करने का क्राइटेरिया है। तो व्हाट इज मोर डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी? अब डेमोक्रेसी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। इसकी परीक्षा, इसके टेस्ट कभी भी खत्म नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी तो लगातार रोज नए टेस्ट देती रहती है ना। तो कैसे देती है? अभी एक कोई पॉलिसी बनाई, पास हुई, फेल हुई, तो दूसरे के उसमें, है ना, तो अगर वो फेल हुई तो उसको दोबारा से रिव्यू करेगी, पास होगी तो आगे दूसरे पॉलिसी की तैयारी में। तो इस तरीके नए लॉज हैं, नई पॉलिसीज़ बनती रहती हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक टेस्ट के बाद में दूसरे टेस्ट की तैयारी में लग जाती है। तो उसके एग्जामिनेशन जो है नेवर गेट्स ओवर। तो यहाँ पर प्रोड्यूस, क्योंकि अब जैसे जैसे दैट इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट, तो डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट तो इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। तो पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। जब लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बेनिफिट मिलते हैं डेमोक्रेसी के, तो दे आस्क मोर फॉर मोर बेनिफिट, तो वो और ज़्यादा की डिमांड करने लगते हैं, है ना। और वो ये चाहते हैं एंड want to make democracy ever better। वो चाहते हैं हमारे देश का जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी जो है वो और भी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो दैट इज वाई अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, कि जब हम लोगों से ये बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को कैसा होना चाहिए, तो दे ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन। तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है डेमोक्रेसी के बारे में कि नहीं, डेमोक्रेसी में ये अधिकार मिलने चाहिए, डेमोक्रेसी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो दे कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन, है ना। और मैनी कंप्लेंट, एक्सपेक्टेशंस भी है उनकी कंप्लेंट भी है किसके बारे में? डेमोक्रेसी के बारे में। तो इन फैक्ट सच्चाई क्या है कि दैट पीपल आर कंप्लेनिंग, अगर लोग शिकायत भी कर रहे हैं तो इट इज इटसेल्फ ए टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी डेमोक्रेसी की एक
मतलब उनका कंप्लेंट करना ये डेमोक्रेसी की सक्सेस को ही शो कर रहा है ना, क्योंकि इट शोज दैट, क्यों कर रहा है बेटा, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीजें शो कर रही है कि पीपल हैव डेवलप अवेयरनेस, लोगों के अंदर इतनी एक जागरूकता आ गई है। वो कैसे आई है, जब सिस्टम ने उनको इस लायक बनाया है ना, तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस डेवलप हो गई है एंड द एबिलिटी टू रेस्पेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर, कि जो उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, जो उनके पावर होल्डर्स है, उनके कामों को वो चेक कर सकें, उन्हें एग्जामिन कर सके, है ना। ऐसा तभी तो होगा जब लोगों को आज़ादी मिलेगी, जब लोगों के पास में फ्रीडम होगी। डेमोक्रेसी ने ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम जो है कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर डेवलप किया है, और एबिलिटी टू रेस्पेक्ट एंड टू क्रिटिकली एट पावर होल्डर एट द हाई एंड द माइटी। तो अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी, अगर लोग डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो भी ये डेमोक्रेसी की सक्सेस को शो कर रहा है। ठीक है, देखो तो ये लाइन जो है बेटा हमें आ जाती है, हमें ये जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको ये सारा कि भाई कैसे कैसे डेमोक्रेसी जो है वो एक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर रही है, लोगों को उसने फ्रीडम दी है कि वो अपने जो पावर होल्डर्स हैं उनके वर्किंग को एग्जामिन कर सके, उन्हें क्रिटिसाइज कर सके। तो यहाँ पे इट ट्रांसफॉर्म पीपल, है ना, इसने ट्रांसफॉर्म पीपल, लोगों की सोच को बदल रही है, लोगों के स्टैंडर्ड को लेवल को बदल रही है, कि इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट। अब देश की जनता जो है वो एक सब्जेक्ट ना होकर के वो सिटीजन्स में कन्वर्ट कर दिया है। सिटीजन्स कौन है, जो वेल अवेयर है रिगार्डिंग हिज राइट एंड ड्यूटीज, है ना। तो यहाँ पे मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक अ डिफरेंट टू द वे, क्योंकि अब लोगों का ये सोच जो है ये बन गई है कि भाई हमारी जो वोट जो है, जिसको हम जैसी वोट देते हैं वैसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसी तरीके से देश चलता है ना। तो गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। तो कि भाई सरकार हमारी है और ये हमारे लिए ही, हमारे द्वारा ही चलाई जा रही है। तो ये हमारा टॉपिक, हमारा लेसन बेटा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में आपसे मिलती हूँ।